बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है। कोई भी मतलब एंगल पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब मान लो कि कोई भी आइडेंटिटी है sin 45 डिग्री हो गया, sin 60 डिग्री हो गया, sin 30 डिग्री हो गया, sin 0 डिग्री हो गया, इन पे जो है हम लोग रेशियो के फॉर्म में उस एंगल का हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू उसको निकालना लिखेंगे। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर। एक स्क्वायर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या चाहिए। स्क्वायर हमने लिया, ठीक है। स्क्वायर का जो ये साइड होता है वो ए होता है। ए यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। यूनिट मतलब इकाई, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर में हो गया, क्यूब में हो गया, कुछ भी मतलब इस तरीके से करके दिया कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यूज दियो। क्यूब नहीं, क्यूब वाला तो वो बनेगा, वो अलग होगा, ठीक है। वो 3D वाले में जाएगा, ये 2D है। तो ये हमारा ए यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है कि ये यूनिट चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझो कि यहाँ पे क्या है, चारों साइड ए यूनिट ही होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच से इसका पेट फाड़ते हैं। पेट फाड़ते हुए यहाँ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाएंगे। दो अलग अलग हिस्सों में ट्रायंगल के फॉर्म में कट गया। नीचे वाला इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक साइड जो है ये हमारा क्या परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री हो, तो वो हम लोग क्या आ जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया, ऊपर के हिस्से को हम लोग हटा देते हैं कुछ समय, ठीक है, ताकि हमारी जो है वैल्यूज सिर्फ इस पे बात हो, ट्रायंगल पे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। स्क्वायर पे होगा तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू उधर भी क्या होती है, सेम होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ठीक है, उसका हिस्सा ले लेंगे। क्योंकि इधर भी ये होता है, ये होता तो वही सेम वैल्यू हमको तो ये सिर्फ इतने ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से ही मतलब है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल यानी कि 45 डिग्री पे काम करे। तो अगर ये मान लो कि स्क्वायर में अगर होता तो भैया हमारा 90 डिग्री होता, तो हमने इसको 20 से फाड़ दिया, तो भैया ये हिस्सा 45 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा और इधर का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया ना कि 45 डिग्री अब कैसे आ रहा है। तो ये बस हमको नीचे का जो है हम लोग हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि एक ही ट्रायंगल की जरूरत है, हम लोग को दो की जरूरत है नहीं। ए यूनिट्स हमारे एक साइड के दिए हैं, दूसरे यूनिट के दूसरे साइड पे हमारे जो है ए यूनिट दिए हुए हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ताकि हमारा मानो कि ए है, बी है, सी है। ए बी हमारा ए यूनिट है और बी सी हमारा क्या है, ए यूनिट है। तो हमारा ए सी क्या होगा, ए सी को पहले निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। और हमारा ए बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, ए यूनिट्स, ठीक है। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का भी उसी तरीके से ए का स्क्वायर होगा, इक्वल टू ए का स्क्वायर हमारे पास कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्योंकि वो हम अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो हमारा ये स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा, प्लस ब्रैकेट हटेगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारा टोटल हो जाएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर जो है हमारा ac स्क्वायर की वैल्यू है। तो ac की वैल्यू क्या होगी, तो √2 के लिए क्या होगा, √2 हो जाएगा, और a स्क्वायर हमारा a के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि ac की वैल्यू जो होगी हमारे पास √2a हो जाएगा। यानी कि √2a हमारा ac की वैल्यू हो गई। अब हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम लोगों ने निकाल लिया इजी तरीके से। अब हम देखते हैं कि साइन की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए रेशियो के फॉर्म में हम इन्हीं का अब यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन क्या है, 45 डिग्री पे निकाल करके चेक करते हैं। लिखते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन पहले होता क्या है, पहले ये समझो। साइन थीटा जो होता है हमारे पास, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है, और हाइपोटेनस कौन है, हमारा एसी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको एच लिख लो, ये हमारा पी है, ठीक है। और ये हमारा नीचे वाला इससे क्या होगा, बेस होगा, बी लिख लेते हैं, ठीक है। ये आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है।
साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि ए यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एसी है हमारा, वो कितना दिया हुआ है, रूट टू ए, तो रूट टू ए। अब देखिए ए से ए यहाँ कटेगा, ए से ए कटेगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा रूट टू। अब ये हमारी हो जाएगी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये हमारा क्या हो रहा है, रेशियो के फॉर्म में हो रहा है। अगर हम लोग इसको डिग्री या रेडियन वाले फॉर्मूले से करते ना तो भी हमारी वैल्यू आती, लेकिन वहां पे क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट में आता है, इसलिए उसको रेशियो के फॉर्म में करने के लिए सिंपली हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डिग्री और रेडियन वाले में जो है पॉइंट पॉइंट टू वैल्यू आ जाएगी, तो वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, समझ नहीं पाओगे है। ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, याद रखना, कभी भी निकाल करके चाहो तो देख लेना, ठीक है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 हो गया, ये हमारी साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। अब हम लोग देखते हैं अगली आइडेंटिटी जिसका नाम है कॉस। अब कॉस 45 डिग्री की हम लोग देखेंगे, इसी पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस हमारा जो होता है वो होता है ए यूनिट, आप लोग देख सकते हो बेस हमारा ए यूनिट है, अपॉन हाइपोटेनस हमारा √2a है, ठीक है। तो ए से ए हमारा कटेगा, ए से ए हमारा कटेगा तो 1/√2 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। कोई कंफ्यूजन, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, उसी तरीके से cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होगी। अब हम लोग अगला देखते हैं, cos के बाद आता है tan, ठीक है। tan के इसी तरीके से सिंपली देख लेते हैं कि वैल्यू कैसे निकालनी है। tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू, थीटा ही हमारा क्या 45 डिग्री वैल्यू को पुट किया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देख लो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब पहली वीडियो देख लो उसमें आपको पता चलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। वैसे आपको एक चीज बता दें कि ये जो tan थीटा होता है ना, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये तो आपको मालूम है, यहीं पे हम लोग स्ट्राइक करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएंगे तो p/b बचेगा, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, सिंपल। तो tan थीटा इक्वल टू p/b हमारा हो गया। अब p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, a यूनिट है, अपॉन, अब हमारे पास आता है b। अरे a जो लिखा है मान लो कोई वैल्यू हो सकती है, 1 यूनिट मान लो कि 1 सेंटीमीटर दिया तो 1 दिया हो, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। वैसे ये हमारी जो है ना tan 45 डिग्री की हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, जिनकी हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज का यूज करके कैसे निकल रहा है हम वो बता रहे हैं, डायरेक्ट आप इनकी वैल्यूज को यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन b इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, a यूनिट ही हो जाएगा, और a से a कटेगा, इस तरीके से 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मींस tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि tan sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, tan 45 का 1। अब यहाँ पे आता है हमारे पास भैया कि tan तो 45 डिग्री की सर वैल्यू निकाली, अब हम लोग जो है निकालते हैं, तीन आइडेंटिटीज हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आएगा हमारे पास क्या है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। यही सिंपल सिंपल लिख लो, कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू, कॉसेक का हम लोग को मालूम है कि ये क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस 1 परपेंडिकुलर इनटू हाइट हो जाएगा, हाइट नहीं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस
थीटा की सॉरी कॉसेक थीटा की, अरे यार कॉसेक थीटा की जो है ये हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। अब कॉसेक 45 डिग्री की पूछ रहा है, तो कॉसेक 45 डिग्री की अब यहां से देखेंगे हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस की वैल्यू रखेंगे √2a अपॉन परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यूज को रखेंगे, वो हमारा क्या है a यूनिट है। a से a कट गया भैया √2 अपॉन 1 यानी कि √2 हो जाएगा, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ये हमारी कॉसेक के निकल गई। इसी तरीके से ये आइडेंटिटीज 1/sin थीटा जो है रेसिप्रोकल होता है, ये भी हमने वीडियो में बताया है, लिंक दे देंगे वो जो है आप नीचे देख लेना, ठीक है, एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दी हमने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक के बाद सेक 45 डिग्री की वैल्यू। सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे हम लोग निकाल रहे हैं जो कि 45 डिग्री एंगल है। अब इधर से भी निकालो तो भैया 45 की डिग्री है, इसलिए डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आओ समझना। अब आता है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हमारा क्या होगा सेक थीटा अगर होता तो वो हाइपोटेनस अपॉन क्या होता बेस होता। अब हम लोग 45 डिग्री पे देखेंगे, 45 डिग्री पे जब देखेंगे तो यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू हाइपोटेनस का रख लो, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना है √2a है अपॉन बेस की वैल्यू रख लो, ये हमारा क्या हो रहा है √2, ये से ये कट जाएगा भैया √2 ही तो बचेगा, तो हमारा हो जाएगा सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2, ये हमारी सिंपली वैल्यू हो जाएगी। अच्छा हम लोग चाहते थे यहाँ पे हम लोग cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मालूम थी, sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम थी, अभी एक बार वो भी बता देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले ये देख लो लाइन बाय लाइन। सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या है √2 हो गया। अब हम लोग का आता है लास्ट वाला कॉट, क्योंकि 6 आइडेंटिटीज होते हैं, तीन के जो है तीन तो होते हैं साइन कॉस और tan, इनका जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, वो होते हैं कोसेक सेक और कॉट। तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा cot 45 डिग्री की वैल्यू अगर चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे। cot का भी सेम है कि वो क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा cot थीटा की हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर cot 45 डिग्री पे देखेंगे तो इस b के जगह पे 45 डिग्री वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, तो b इक्वल टू ये हमारा b है, अरे यार ये p है कंफ्यूज मत हो जाना है, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हमारा b है a यूनिट अपॉन p मतलब क्या है परपेंडिकुलर a यूनिट, दोनों कटेंगे वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। tan की वैल्यू क्या हो रही थी 1 ही हो रही थी, जस्ट रेसिप्रोकल अबाउट इज cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया अगर इतना दिया है, सिर्फ इतना दिया है, सिर्फ हमें जो है cos sin cos या जो है जो भी हो इसे हटा के देख लो भाई क्या करना है। मान लो कि जो है तुम्हें जो है sin की वैल्यू sin 45 डिग्री की मालूम है, ठीक है, तो अब हमें जो है sin 45 की वैल्यू को इतनी है, cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है हम लोग जो है 1/√2 जान रहे हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 जान रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें भूल जाए cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सॉरी cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन sin 45 डिग्री होगा, क्योंकि 1 अपॉन sin थीटा होता था, थीटा की जगह 45 डिग्री हम लोग ऑलरेडी पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन रूट है, तो 1 अपॉन √2 अगर करेंगे तो ये हमारा √2 अपॉन 1 होगा, और ये हमारा √2 यानी कि cosec 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी, जो अभी की सिंपली हम लोग निकाल कर देख सकते हैं। ऐसे सिंपली भी हम लोग अगर सिर्फ तीन वैल्यू याद है
cos 45 की, तो जस्ट उसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वैल्यूज को ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारे वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हमारा cos का, इसी तरीके से तुम sec का भी देख सकते हो। sec का होता तो क्या होता, sec 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन cos 45 डिग्री होता, तो 1/√2, ये cos 45 डिग्री वाली वैल्यू वहां पुट कर दो। अब इस तो जाता तो क्या होता है, √2 होता है। ये हमारा जवाब हो जाता है। tan में भी सेम होता है, क्योंकि 1/1 होता है तो 1 होता है, और प्लॉट में जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे थे, अगर 3 वैल्यू भी याद है तो तुम अगली 3 वैल्यूज को इस तरीके से भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें जो है, मान लो कि 60 डिग्री का निकालना हो, 30 डिग्री का निकालना हो, तो इनकी कैसे निकालेंगे, इसको भी मिटा दो। तो यहाँ तक 45 डिग्री 90 डिग्री है, तो यहाँ तो निकलेगा नहीं 30 की वैल्यू, तो यानी कि उसके लिए कोई और ट्राइंगल की हमें जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ये हमारा हो गया, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था जो कि स्क्वायर के पास उसका कट से बना था, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली ध्यान देना। हम लोग लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिनके तीनों साइड जिस ट्राइंगल के क्या हो, बराबर हो। अरे महाराज, हैं, तीनों साइड इनके बराबर हैं। यानी कि मान लो कि अगर ए लेते हैं, ए लेते हैं, ए लेते हैं, अगर ऐसा लेते हैं तो देखो 1/a होता है, बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। ऐसे वैल्यू लो कि अगर इसको बीच से काटे ना, समझना बात को, क्योंकि ये हमारे हिस्से 60 डिग्री है, तो यहाँ से तो हम लोग 60 डिग्री की निकालेंगे, तो हमें तो परपेंडिकुलर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो एक बीच से हम लोग खींच देते हैं। ये हमारा क्या है, 30 डिग्री अब हो गया, समझना, ध्यान देना। 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग यहाँ से इसके हिसाब से लेंगे, और 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग इधर के हिसाब से लेंगे, और बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक साइड, किसी भी एक साइड को मिटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ध्यान में रहे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हमने ए ले लिया, मान लो ए यूनिट हमने कहा कि ले लिया, चलो कंफ्यूजन तुम्हारी दूर कर देते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है, 180 डिग्री टोटल एडिशन करने पे हमारा क्या होता है, एंगल इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। तो ये हमारा एक एंगल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जाके पढ़ लेना थोड़ा सा ट्रायंगल का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर 60 डिग्री होंगे ना। तो 20 से हमने क्या किया, कट कर दिया, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल एक हमारा बन गया, ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन गया। कोई भी एक साइड का मिला लो, क्योंकि वैल्यू इधर भी वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ए यूनिट ले लिया, देखना, तो यहाँ पे a/2 होता है, यहाँ पे भी a/2 होता है, लेंथी हो जाता है थोड़ा सा। ऐसा लेके नीचे वाला हिस्सा जो है इतना ज्यादा लेंथी ना क्रिएट हो, समझ गए। हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 2 के फॉर्म में ले लेंगे, इसको 2a ले लो, इसको भी 2a यूनिट ले लो। ठीक है, यूनिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट माने सेंटीमीटर मीटर होगा, और एक ही वैल्यू कुछ न कुछ होगी। नीचे वाला अगर 2a होता तो मतलब कुल टोटल तो 2a होता, ठीक है, 2a यूनिट। सिर्फ इतना हिस्सा हमारा a होगा यूनिट, और इतना हिस्सा हमारा ये यूनिट होगा कि नहीं होगा। अब इससे हम लोग ए बी और सी मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बीच वाले को हम लोग जो लाइन खींच रही है उसको हम लोग डी मान लेते हैं। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक साइड का चाहो तो तुम मिटा सकते हो, नहीं मिटाना चाह रहे तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, रहने देते हैं, चाहे मिटा देते हैं, रहने दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अब हम लोग एक साइड की तो हमें वैल्यू मालूम है, ए डी इक्वल टू ए यूनिट, दूसरी साइड की हमें मालूम है 2a, लेकिन बीच वाली जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं मालूम है। परपेंडिकुलर दोनों साइड में देख लो, 2a है, a है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाला जो होगा उसकी कोई ना कोई अपनी क्या होगी, एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हम लोग इसको यहाँ के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू
सी डी का मतलब ये हो गया हमारे पास नहीं वैल्यू दी हुई है। अरे वैल्यू कहाँ दी हुई है यार, परपेंडिकुलर वैल्यू थोड़ी दी है, हम लोग को उसी को निकालना है ना। एडी स्क्वायर हम लोग को देख रहे हैं ए यूनिट, और ए यूनिट का ये स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 1 है यार, नहीं सी डी है, ठीक है। तो ये हमारा 2a का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको हम लोग स्क्वायर को तोड़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, मालूम है ना 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा सी डी का स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। वीडियोस आप देख सकते हो पिछली वाली, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 4a स्क्वायर, अब इसकी हम लोग a स्क्वायर पे इधर लाते हैं, माइनस करते हैं, इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सी डी का स्क्वायर जो होगा वो 3a स्क्वायर होगा, सही बोला। सी डी का क्या है, स्क्वायर। अगर सी डी जब लिखेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा और a हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। अरे भाई जब रूट इस स्क्वायर हटेंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 होगा ना, तो √3 हो गया और a जो है a का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा सी डी इक्वल टू √3a। तो ये वाली हमारी जो वैल्यू हो जाएगी सी डी, वो हमारी क्या हो जाएगी, √3a यूनिट हो जाएगी। इसीलिए कह रहे थे कि मिटा दो धरिया का ताकि लिखने में अच्छा लगे, √3a यूनिट है, ठीक है, याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी तो वैल्यू परपेंडिकुलर की निकल गई। अब हम लोग साइन 60 या साइन 30 की जो भी वैल्यू है इसको आगे पीछे लिख लो, 30 और पहले लिख लो, पहले 30 की हम लोग निकाल, नहीं पहले 60 की निकाल दो, ठीक है, फिर हम लोग 30 की निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग 60 पे निकालेंगे फिर ऐसे घुमा दिया जाएगा ताकि समझ में आए। ये हमारी जो हो गई वैल्यूज हो गई। अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज में इन डिग्रीज को पुट करके हम लोग उनका रेशियोस निकालेंगे। पहला आता है हमारे पास साइन 60 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला बताया था वो बताया है कि भैया क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा इसको मिटा दो भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ठीक है जी, यहाँ तक जो हमारा √3a यूनिट है ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला हिस्से को ये भी मिटा दो, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है, और इस वाले हिस्से को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू अगर हमने लिया है भैया परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 के हिसाब से डाल दो, तो क्या होगा, 60 यहाँ से है, परपेंडिकुलर देखो इसके साथ पे चाहिए, परपेंडिकुलर है, √3a हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस हमारा 2a है तो 2a लिख दो, a से भैया कट गए यानी कि √3/2, ये हमारी क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री की साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉस का निकाल कर क्रिएट करते हैं, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, कॉस का फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं भैया, क्या होता है कॉस का, कॉस का होता है भैया कि वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं ये, इसे कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है, कॉस थीटा का क्या है और रेशियो का फार्मूला है, मतलब ऐसे समझो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। और cos 60 डिग्री के हिसाब से देखें तो बेस की क्या वैल्यू दी हुई है भैया, a यूनिट दी है, हाइपोटेनस की भैया दी है 2a दी हुई है। अब a से a कटेंगे 1/2, जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यहीं लिख लीजिए cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, लाइट भग गई भैया। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू हो रही है। अब इसके बाद से हमारे पास जो है tan की, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू
हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की जो फार्मूला वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये हमारी tan थीटा की है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डालो। परपेंडिकुलर क्या है, √3 a अपॉन बेस हमारा क्या है, a यूनिट, a से a कटे, √3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री की ये क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी। तीनों के तीनों हम लोग वैल्यू निकाले। अब इनका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी। जैसे क्या है, कॉसेक कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 1/1 साइन 60 डिग्री। और 1/sin60 की वैल्यू हम लोग क्या देखे हैं, 1/√3। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी गलत हो गया ना, √3/2 है। अरे भाई देख लो यार, sin60 की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, यानी कि √3/2 होगा। तो √3/2 और यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 2/√3। जस्ट रेसिप्रोकल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे sec 60 डिग्री की वैल्यू लिख लो, 1/cos 60 डिग्री, 1 मान लो कि cos की वैल्यू हमने, cos 60 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी भैया, cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, है 1/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कॉट का लिख लो, या नहीं है ना, इसी तरीके से कॉट का लिख लो, कॉट 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का जो है क्या होता है, 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग को मालूम है कितनी होती है, अरे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, √3 उसकी वैल्यू होती है, √3। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1/√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा cot 60 डिग्री की। तो यानी कि इसका छौका छौका हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं 30 डिग्री पे। 30 पे कैसे निकलेगा सर, बहुत लाजवाब चीजें हैं, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। 60 डिग्री पे तो हम लोग निकाल लिए यहाँ से, अब हमारे पास 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से। इसको चाहो तो हम लोग ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल यही बना दे रहे हैं। इसको अगर ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना, इसको बस हमने ऐसे घुमा दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तो हमारा ऑलरेडी वही है 60 डिग्री, ये हमारा क्या है, √2 यूनिट ही है, कोई दिक्कत, ये हमारा हाइपोटेनस ही है। लेकिन अब बेस बदल जाएगा हमारा, अब ये जो है ए यूनिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर ए यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये अब क्या किया हमने, घुमा दिया है। ए यहाँ पे लिख लो डी, और यहाँ पे क्या है, सी है, ताकि समझ में आए, ए डी और सी, ए डी और सी, ठीक है। ऐसा हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे मतलब कि ऐसे था, ऐसे हमने घुमा दिया, तो ऐसे था, जैसे ऐसे घुमाया तो ये भैया 30 वाली वैल्यू क्या जगह नीचे आ जाएगी, समझ गए। तो P इक्वल टू ए यूनिट। अब यहाँ पे देख लो कि ये हाइपोटेनस इक्वल टू 2a यूनिट। अब इसमें जो है हमारा d और c की वैल्यू जो है कि वो क्या हो जाएगी, √3a यूनिट। ये अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा। b हमने लिख दिया, h हाइपोटेनस और p परपेंडिकुलर। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग 30 के सापेक्ष में देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो sin 30 डिग्री इक्वल टू, साइन का फार्मूला जो होता है वो होता है रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर रखो, a होगा, अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 2a है, इक्वल टू a से a कटा 1/2 हो जाएगा, यानी कि sin 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से cos 30 डिग्री, सॉरी 60 हमने बोला 30 होगा,
cos 30 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस का देख लो, √3a हो जाएगा अपॉन ये बेस की वैल्यू √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या है 2a है। a से a कटा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, साइन cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 हो जाएगी। अच्छा ये देखो जो है cos जो है साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी। अभी बताएंगे वो जब पूरा ग्राफ बना देंगे तो समझ में आने लगा, ठीक है। ग्राफ नहीं, अरे वो चार्ट, ताकि वैल्यूज को समझ में आए कि कैसे इंटरचेंजिंग चल रही है उसमें, ठीक है। ये तो हो गया cos 30 की वैल्यू। अब हमारे पास आता है tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है, यहाँ पे भैया क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनिट अपॉन बेस हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3a। मतलब ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू। कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1/sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। यानी कि cosec 30 डिग्री इक्वल टू जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का है, रेसिप्रोकल ये 30 डिग्री। अब हो जाएगा sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू वही है 1/cos 30 डिग्री, ठीक है, cos है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरीके से इसका तो हो गया, tan का cot में चेंज करके देख लो, ठीक है। cot का जो है, cot 40 सॉरी क्या है भाई, 30 डिग्री है ना, cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री होगा, और 1/tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 है। इसका मतलब √3 ऊपर चला जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू होगी, cot 30 की वैल्यू होगी। कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमारी वैल्यू हो गई, ये तो हमारी 60 और 30 की वैल्यू निकल गई। 90 की वैल्यू भी नहीं निकली है, निकल गई है ना, 90 डिग्री की वैल्यू तो निकल गई है, 45 की निकली है, 90 की हम निकालते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो यार, थोड़ा सा मस्ती तो होना जरूरी है। ये अब हम इसको भी हटा दें, रहने दो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री बजाय पहले 0 डिग्री का निकल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मजेदार चीज है, ठीक है, 0 डिग्री। अब भैया एक ट्राइंगल हमने हटा दिया पूरा, वो ट्राइंगल पहला वाला जो था 45 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि स्क्वायर से निकाल के हमने बनाया था ताकि 45 डिग्री एंगल वहां पे क्रिएट हो। उसके बाद से हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 180 का सम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 60-60 तीनों साइड का मिला करके ऐड करोगे तो 180 के बराबर होगा। तो उसमें हमने क्या किया, 20 से फाड़ा, एक 30 का बन गया, एक 60 का बन गया। इस तरीके से 60 और 30 का भी निकल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब इनके लिए कौन सा ट्राइंगल लगाए थे, इनके लिए कोई ट्राइंगल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री है। मतलब अगर कोई भी मान लो कि एक लाइन है, ये हमारा क्या है, बेस है। अब यहाँ जब एंगल ही नहीं बन रहा है, अब यहाँ से कोई एंगल ही नहीं बना है, 0 डिग्री है, तो मतलब क्या है कि वो कुछ है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे ना परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, और यहाँ पे हाइपोटेनस भी नहीं होगा, मतलब इनकी वैल्यू 0 रखी जाएगी। और इस बेस को हम लोग क्या करेंगे, ए यूनिट मान करके चलते हैं। ए यूनिट मतलब 1 मान कर चलते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना बात को हमारे। अब यहाँ पे लिख लो साइन 0 डिग्री इक्वल टू, साइन 0 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमको मालूम है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 0 है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, 0 है, तो इट मींस 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा, बता दिए क्योंकि यहाँ पे बेटा 0 डिग्री है। अरे भाई ये है बेस हमारा, और यहाँ पे जब कोई डिग्री ही नहीं बना, अगर 90 होता, 60 भी होता, 30 होता, 40 होता, 50 होता तो ऐसे बढ़ता, तो यहाँ क्या है, ये हाइपोटेनस बनता और ये हमारा परपेंडिकुलर में जाता। लेकिन यहाँ तो 0 डिग्री है, मतलब बेस जो है वही बेस ही है, वैसे ही है। तो यहाँ पे कोई डिग्री या एंगल नहीं बन रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बनेंगे ही नहीं, सिर्फ बेस होगा हमारा, जिसको हम लोग 1 यूनिट मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है हमारा, बेस का हमने कहा कि 1 अपॉन हाइपोटेनस का हमने कहा कि 0। इट मीन्स 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 0 का अगर डिवाइड किया जाएगा तो 1 ही होगा। लेकिन अगर हमने 0/1 लिख देता, 0/1 उस कंडीशन में अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता। ठीक है, या इनफाइनाइट वाली कंडीशन ऐसे कह सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जा करके डिवाइड ही नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो होना होगा तो होगा, अनडिफाइंड वो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, 1/0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू, tan 0 डिग्री पे हम लोग जो है क्या है बताओ यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यही हमारा कंडीशन जो है बन रहा है? इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, या इसको इनफाइनाइट कंडीशन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार बेटा चेक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये होता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, और tan 0 डिग्री इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड या 0 या इनफाइनाइट कह सकते हो, क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं प्लस में कहीं आएगी। अब हम लोग को इतना मालूम नहीं है, उतना लंबा हम लोग नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड भी अब कहीं होगी, अब हम लोग को तो 0 की एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है ना, कि 0 की एक्चुअल 0 है, एक्चुअल उसकी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा कंक्लूजन चीज है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इनको जो है जस्ट क्या करेंगे, घुमाओ, अपोजिट करते हैं। कहीं कहीं यार देखो, अभी थोड़ा सा दिमाग में tan थीटा 0 डिग्री की जो वैल्यू है ना, कहीं कहीं पे 0 भी लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 0 दिया हुआ है, लेकिन जो हमने लगाया ना वो एक्चुअल सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा 0 होगा। कहीं कहीं अनडिफाइंड लिखा होगा, इनफाइनाइट टाइप का लिखा होगा, या तो 0 लिखा होगा, देख लेना अपने हिसाब से, देख लेना जो वैल्यू होगी। अब इनका जस्ट जो हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec, अरे वो नहीं आया, देखो ये cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन जो है 0 है तो वो अनडिफाइंड कहीं लिखा होगा। ठीक है, 0 का अपन 0 करोगे यार, अनडिफाइंड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है इनफाइनाइट कहीं कहीं लिखा होता है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, उसी तरीके से कॉस में जो है वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, 1 होगी कहीं। कॉस की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 ही तो होगी ना, 1/1 जाएगा तो, क्योंकि सॉरी सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस की वैल्यू 1 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि 1 ही होगा। यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉट की जो होगी भैया वो अनडिफाइंड होगी, तो पता ही दिया है, वो ऐसे रेसिप्रोकल में करो तो 1/0 जाएगा, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, 1/0/0 मतलब इस तरीके से करके कुछ वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब इतना मत जाना। ठीक है, तो ये हमारी जो है वैल्यूज निकल गई, ये समझ में आया ना, ये समझ में आएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री को अब हम लोग आते हैं 90 डिग्री पे, फुल एंड फाइनल लास्ट वाला जो हमारा जो होता है ना 90 डिग्री, उस पे अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब आ जाएगा हमारा 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री में क्या है कि मान लो
90 डिग्री का मतलब ये है कि ये है ऐसे खड़ा है। इसका जो सरफेस है वो सरफेस भी क्या है, एक पॉइंट पे है, जस्ट हम लोग क्या है एक ऐसे खड़े हैं। इसके लिए कोई भी जो है नीचे से जो है वो मान लो बेस जो है वो नहीं जा रहा है, इस तरीके से समझो। ये कहीं पे है खड़ा है, ये अपना इसका है 90 डिग्री है, मतलब ये इसका एंगल ही क्या है, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये तो ना ही वो बना रहा है, क्या कहते हैं, मान लो कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो ये मान लो डिग्री होता तो यहाँ से नहीं जाता। तो ये 90 डिग्री वाला, ये अगर हिस्सा 90 डिग्री है, अब ट्रायंगल इसमें कैसे बनेगा भाई। अगर इस बार हिस्से को ही हमने हटा के इसको ही 90 डिग्री कर दिया है, आप समझ रहे हो ना, तो इसमें जो है वो बनेगा ही नहीं, क्या कहते हैं, बेस भी नहीं बन रहा है और ना ही जो है इसका जो है क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ना ही इसका हाइपोटेनस बन रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस तो यही होता है ना, एंगल वाला ही हिस्सा होता है। यही जाकर अगर इस पे चिपकता तब जो है ये हाइपोटेनस होता, ये हमारा परपेंडिकुलर देन बेस होता। अब ये जाके इससे चिपका ही नहीं, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, ये बेस है, इसका कोई मतलब अब खास रह नहीं गया। यानी कि क्वाड्रेंट के तरीके से बना लो और ये हमारा कह दो कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और ये बेस है, बेस वगैरह इसका कोई भी नहीं, वैल्यूज नहीं है, सिर्फ यही है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ सिंपल सिंपल परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री है तो ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस यहाँ 0 हो जाएगा, मान परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, ऐसे समझो। और यहाँ पे हाइपोटेनस भी 0 होगा, समझ लो 90 डिग्री वाले। तो अब हम लोग जो है इसकी साइन 90 डिग्री पे जाएंगे, तो भैया परपेंडिकुलर तो हमारा 1 हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 1 है अपन 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू हमारी कहीं कहीं देखो अनडिफाइंड दिया हुआ है, कहीं सारा इनफाइनाइट दिया हुआ है, कहीं कहीं 0 लिखा हुआ है, आप देख लेना अपने हिसाब से। वैल्यूज लेकिन यही होंगी, ऐसे ही पुट की जाएंगी और एकदम एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू आएगी। 1/0 इक्वल टू ऐसे इनफाइनाइट बोलते हैं, जो अपन हमको मालूम है भैया वो हम बता दें। cos 90 डिग्री इक्वल टू जो है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 90 में, यानी कि 1 बेस हमारा क्या है 0 है, अपॉन एंड देन 1, इसकी वैल्यू वैसे 1 होगी यार, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 अपॉन 0 का मतलब कि 1 ही होता है, ठीक है, कंफ्यूजन होने यार गड़बड़ा है। 9 cos 90 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस 0 अपॉन बेस हो जाएगा और हमारा हाइपोटेनस भी 0 होगा, देन कहीं 0 लिखा होगा, कहीं अनडिफाइंड लिखा होगा, भाई देख लेना। और उसके बाद से आता है tan 90 डिग्री इक्वल टू, बेटा बस समझ लो, बस इतना ही है, इससे ज्यादा वैल्यूज को रट लेना काम हो जाएगा। बस कैसे निकलता है ये जान लो कि आखिर में 90 वाली वैल्यू बनती कैसे होगी, ये कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा भाई, बना के देख लेना, पूछ के भी देख लेना। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर और बेस हो गया हमारा, tan 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी, tan 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर, अरे ये फार्मूला जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रेशियो में होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, देन बेस हमारा क्या है, बेस 0 है ना, तो या तो 1 होगा, देखो अनडिफाइंड क्या लिखा है वहां पे देख लेना, वैसे 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है, इसको जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो हमारी वैल्यू रेसिप्रोकल में जैसे जाएंगी, तो 1/1 इक्वल टू 1 होगा, cosec की वैल्यू cosec 90 डिग्री। उसी तरीके से जो है sec 90 डिग्री इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, अब भैया 1/0 होगा तो मतलब ये अनडिफाइंड होगा, और उसी तरीके से देख लेना, और ठीक है, इतना हमको लग रहा है कि सफिशिएंट है। अब डायरेक्ट हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल दिए हैं, अब हम लोग एक जो है छोटा सा जो है चार्ट बनाते हैं, उसमें सारी वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, बिना टाइम गंवाए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, एंगल पे कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज है। यहाँ पे हमने पूरा पूरा चार्ट लिख दिया, ठीक है। 0 डिग्री का जो है 0 डिग्री रेडियन में भी होगा, 30 डिग्री का 1π/6 होगा रेडियन में, रेडियन का हिस्सा इधर लिख दिया है, पाई थीटा वाली वैल्यूज इधर लिख दिया है, sin थीटा cos थीटा cosec sec, और इनकी वैल्यूज इनके हिसाब से हमने अरेंज कर दिया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, रेडियन का भी डिग्री का भी
जो है, ताकि समझ में आए कौन किसकी डिग्री का रेडियन है, कितना होता है। ठीक है, एक साथ हमने पूरा का पूरा लिख दिया है, पूरी ये वैल्यू है। आप चार्ट देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यूज को एक चार्ट में हमने रख दिया। इसको बस रिमेंबर कर लेना है, वैल्यूज उसके हिसाब से क्या करते जाना है, पुट करते जाना है, आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।